गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट चल रही थी उसमें आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा फैक्टर अफेक्टिंग सीएफएससी। कल हमने सीएफएससी पढ़ी थी कि सीएफएससी ऑक्टाहेड्रल में किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, टेट्राहेड्रल में किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीएफएससी, फैक्टर अफेक्टिंग सीएफएससी यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो हमें आज की इस क्लास में पढ़ने हैं। तो सीएफएससी को प्रभावित करने वाले कारक को मुख्य रूप से अपने 3 कारक को बताएंगे। सीएफएससी को प्रभावित करने वाले से पहला कारक है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स यानी संकुल की ज्यामिति। अब संकुल आपको मुख्य रूप से 2 संकुल बताए थे, एक तो था ऑक्टाहेड्रल संकुल, दूसरे पहले टेट्राहेड्रल संकुल। अब ऑक्टाहेड्रल जो संकुल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस कारण से बोलते हैं कि ऑक्टाहेड्रल की जो सीएफएससी है उसकी वैल्यू है वो टेट्राहेड्रल की जो सीएफएससी है उसकी तुलना में ज्यादा होती है। पहले बता दिया था कि वे संकुल जिनकी सीएफएससी की वैल्यू ज्यादा होती है वे संकुल अधिक स्थायी होते हैं। अब इन दोनों में से अधिक स्थायी संकुल कौन से होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होते हैं। क्यों होते हैं ये हमने पहले पढ़ लिया था, क्योंकि इसमें 6 बॉन्ड बनते हैं, इसके अंदर 4 बॉन्ड बनते हैं, इसमें अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, इस कारण से ये अधिक स्थायी होते हैं। इधर संकुल की ज्यामिति सीएफएससी को किस प्रकार से प्रभावित करेगी। ऑक्टाहेड्रल संकुल होंगे तो उनके लिए सीएफएससी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, इसके लिए सीएफएससी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद देखिए संकुल की ज्यामिति तो इस प्रकार से प्रभावित करती है सीएफएससी को। उसके बाद में ये भी आता है कि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, इस प्रकार से बनते हैं। जो डी कक्षकों का विभाजन है उसमें T2G कक्षक यहाँ आते हैं और EG कक्षक यहाँ आएंगे, जबकि टेट्राहेड्रल में जो विभाजन होता है उसके अंदर EG कक्षक नीचे आते हैं और T2G कक्षक है वो उच्च ऊर्जा स्तर पे जाते हैं। अब इसके अंदर देखो ऑक्टाहेड्रल के अंदर निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों की संख्या 3 है, तो जाने वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 6 जा सकते हैं। जबकि टेट्राहेड्रल में निम्न ऊर्जा वाले कक्षक कितने 2 ही है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो इसमें जा सकते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों में जाते हैं उतनी ही अधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। उतनी अधिक मात्रा में जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सीएफएससी बोल रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों की संख्या टेट्राहेड्रल फील्ड की कंपैरिजन में अधिक होने के कारण अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण से ऑक्टाहेड्रल की सीएफएससी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। बनाओ इसे। सेकेंड कारक देखें इसके बाद, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, कुछ भी बोल देंगे, सेकेंड हेडिंग है। सीएफएससी को तो 3 कारक प्रभावित करते हैं, फर्स्ट ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम है। केंद्रीय धातु संकुल का जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस प्रकार से प्रभावित करेगा। मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसके अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके डी कक्षक में इतने इलेक्ट्रॉन हैं कि वो इस कक्षकों में चले जाएं, इतने ही इलेक्ट्रॉन हों कि वे इन कक्षकों में ही जाएं, तब तो सीएफएससी की वैल्यू होगी ज्यादा। यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, मान लीजिए इसमें भी चले जाए, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी चले जाए, तो सीएफएससी यहाँ जाने पे ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित होती है। तो सीएफएससी की वैल्यू यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतनी कम होगी, और सीएफएससी की वैल्यू निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में जितने अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा होगी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतनी क्या होगी, कम होगी। तो ये होती है सीएफएससी की केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है उसके डी कक्षक में या उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इतने ही इलेक्ट्रॉन हों कि वे निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में चले जाएं, तो उसके लिए सीएफएससी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तीसरा इसको प्रभावित करने वाले तीसरा कारक है वो कौन सा होगा। तो तीसरे कारक में आते हैं वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा क्या है, ये तो है सीएफएससी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, और ये है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। विपाटन ऊर्जा यानी
Eg और T2G कक्षकों के बीच जो ऊर्जा का अंतर है उसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा से लिखते हैं। टेट्राहाइड्रल में लिख देंगे डेल्टा T और ऑक्टाहाइड्रल में क्या लिख देंगे हम, डेल्टा O। उसके बाद देखिए इसके अंदर कि जो फॉर्मूला आता है CFSE का, कल हमने निकाली थी ऑक्टाहाइड्रल टेट्राहाइड्रल में, उसमें यहाँ पे जो वैल्यू आते हैं उसके साथ में गुणा में क्या आता है, डेल्टा O होता है। इसका मतलब CFSE है वो इस ऊर्जा की क्या है, समानुपाती है। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा उस संकुल के लिए CFSE की वैल्यू भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इस फॉर्मूले में दोनों एक दूसरे के हैं, समानुपाती हैं। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा का मान जितना अधिक होता है उस संकुल के लिए CFSE क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ये थे 3 कारक प्रभावित करने वाले कारक। संकुल की ज्यामिति, संकुल की ज्यामिति के बाद केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और थर्ड हो जाएगा इसके अंदर वैल्यू ऑफ डेल्टा। अब ये डेल्टा की वैल्यू खुद है, वो भी इसको प्रभावित करने वाले कारक भी हो रहे हैं, वो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला कारक जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हो जाओ, क्योंकि ये इस पे निर्भर करती है, तो ये जिस पे निर्भर करती है उसके ऊपर ये भी निर्भर करेगी। तो इसके जो प्रभावित करने वाले कारक हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। उसके अंदर जो पहला कारक है वो इसमें हो जाएगा साइज ऑफ मेटल आयन। केंद्रीय धातु परमाणु, संकुल के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन होता है उसकी साइज है वो उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। साइज के अंदर ये आता है कि साइज है वो किस पे डिपेंड, जैसे हमने ये मान लिया कि 3D सीरीज है, डी ब्लॉक की 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, 6D क्या है, इनकम्प्लीट है। केंद्रीय धातु परमाणु है वो इन तीनों में से कौन सी सीरीज का है उसके ऊपर डेल्टा की वैल्यू निर्भर करेगी। यानी कि 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ चलने पे जो केंद्रीय धातु आयन है उनके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। 3 संकुल है, एक में केंद्रीय धातु परमाणु इस ब्लॉक का है 3D श्रेणी का, दूसरे में 4D का है, तीसरे में 5D का है। तो सबसे ज्यादा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मान किसके लिए होंगे, 5D के लिए। तो इस सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पे डेल्टा की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है। जब ये इंक्रीज होती जाएगी तो ये भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये था इसके अंदर पहला कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की जो आकार है वो किस प्रकार से इसके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद में सेकंड है चार्ज ऑफ मेटल आयन। चार्ज बोल दें इसको, या फिर हम इसको ये बोल दें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। ठीक है, तो इसके अंदर देखें आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन में जो मेटल आयन होता है संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसमें साइज और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक दूसरे की क्या होती है, विकर्मानुपाती है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उस संकुल या उसका जो साइज है उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो साइज और ऑक्सीडेशन स्टेट एक दूसरे क्या है, विकर्मानुपाती है। तो कोई भी एक ही केंद्रीय धातु परमाणु है, इसमें मान लीजिए ये आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी संकुल में, दूसरा संकुल है उसमें आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इन दोनों में से ऊपर से नीचे की तरफ चलने पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा इसके क्या होती है, समानुपाती। आयन या केंद्रीय धातु परमाणु है उसका आकार जितना छोटा होगा उसके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसकी क्या है, समानुपाती में होती है। यानी कि संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जितनी ज्यादा होगी उस संकुल के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो इन दोनों के लिए Fe+3 के लिए जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है वो इसकी तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। जब ये अधिक हो जाएगी तो CFSE भी अधिक हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या फॉर्मूले में समानुपाती होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें आप नेक्स्ट किसको प्रभावित करने वाला जो कारक है वो तीसरा कारक है जो कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा को प्रभावित करता है। वो इसमें हो जाएगा नेचर ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड की प्रकृति। अब लिगेंड की प्रकृति किस प्रकार से प्रभावित करती है पहले भी देख चुके एग्जाम्पल में। हम देखें यहाँ पे लिगेंड 2 प्रकार के होते हैं, तो होता है वीक लिगेंड और दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। दुर्बल लिगेंड और ये प्रबल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड होगा वो Eg और T2G कक्षकों को ऊर्जा के अधिक अंतर से विपाटित करता है, जबकि
दुर्बल लिगेंड है वो तो कम ऊर्जा से विपाटित करेगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पे Eg और T2G कक्षकों के बीच ऊर्जा का अंतर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वीक लिगेंड होगा तो ये इन दोनों कक्षकों के बीच ऊर्जा का अंतर कम होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ऊर्जा का अंतर क्या होगा, दोनों के बीच ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पे ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा होगी। वीक लिगेंड होने पे इसकी वैल्यू कम है तो CFSC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब लिगेंड तो इस प्रकार से प्रभावित करता है। अब लिगेंडों की जो ये स्ट्रेंथ होती है, वीक लिगेंड है, कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इनको बताने के लिए एक सीरीज दी गई। उस सीरीज में लिगेंडों को उनकी वीक लिगेंड से स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, वीक लिगेंड से यानी लिगेंडों को उनकी जो प्रबलता होती है उसके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके एक सीरीज बनाई गई जिसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो कहा जाता है। लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके एक सीरीज बनाई गई जिसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन में आती है 1 नंबर में, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, विभिन्न लिगेंडों को, संकुल यौगिकों में विभिन्न लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके एक श्रेणी बनाई गई जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाएगा। इसमें इस साइज इस कॉर्नर पे होगा, सबसे पहले वो होगा वीक लिगेंड और सबसे लास्ट में होगा वो कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। तो ये रखे हुए हैं, I नेगेटिव है सबसे वीक लिगेंड होगा, और इसके अंदर जो CO है वो यहाँ पे सबसे प्रबल लिगेंड होता है। उसके बाद आप इसके अंदर देखें, सबसे पहले ये हेलोजन वाले आ जाएंगे, ये याद नहीं भी रहे तो चारों हेलोजन है, ये नहीं रहे तो याद। उसके बाद OH नेगेटिव H2 ऑक्सीजन की जो 2 लिगेंड है वो इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर ये देखेंगे कि उसके बाद इसके अंदर आता है कि ये जो I नेगेटिव आने के बाद में नाइट्रोजन वाले EDTA NH3 pyridine ये आ जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसमें CO यानी कार्बोनेट को माना गया, और सबसे वीक लिगेंड है वो आयोडाइड आयन यानी I नेगेटिव को माना गया। तो ये वाली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये उतार लीजिए। ये थे इसकी वैल्यू को प्रभावित, पहले इसकी वैल्यू को प्रभावित करने वाले 3 कारक पढ़े थे, उसमें तीसरा था ये, और जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है उसको प्रभावित करने वाले 3 कारक पढ़ लिए थे, चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और तीसरा था इसके अंदर नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड के अंदर ये आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और ये वाली है इम्पोर्टेंट। इस सीरीज के आधार पे हम ये बताते हैं कि कौन सा लिगेंड वीक है और कौन सा लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद में देखें आप, ये तो थे फैक्टर अफेक्टिंग CFSC, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद इस यूनिट की जो लास्ट हेडिंग है वो है लिमिटेशन ऑफ CFT। इस यूनिट में हमने पढ़ा था CFT को। इस यूनिट की शुरू का जो टॉपिक था सबसे पहला वो था लिमिटेशन ऑफ VBT, यानी VBT की सीमाएं पढ़ी थी, उसकी जो कुछ कमियां थी उनको दूर करने के लिए CFT दी गई। उसके बाद CFT में भी कुछ कमी रहेगी, यहाँ पे उन्हीं को पढ़ना है कि लिमिटेशन ऑफ VBT यानी लिमिटेशन ऑफ CFT की जो सीमाएं हम कौन सी है वो हमें यहाँ पे पढ़नी। पहली सीमा ये है इसकी कि CFT ने ये बताया कि संकुल यौगिकों के अंदर जो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है जिसको हम उपसह संयोजक बॉन्ड बोलते हैं, जो कि लिगेंड के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन देने से बनता है, ये जो उपसह संयोजक बंध बनता है, इसके लिए क्या बताया कि ये 100% क्या होता है, आयनिक होता है। ऐसा बताया CFT ने कि केंद्रीय धातु परमाणु और आयन के बीच बनने वाला बॉन्ड है 100% आयनिक होता है। लेकिन उसके बाद इन संकुल यौगिकों की व्याख्या की गई ESR के द्वारा। ESR को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये जो संकुल है उनकी स्टडी की गई किसके द्वारा, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके द्वारा व्याख्या की गई। इसके द्वारा व्याख्या करने के बाद ये पता चला कि ये जो बॉन्ड होता है संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में, वो 70% तो क्या होगा, आयनिक होगा, और 30% ये बॉन्ड कैसा होगा, कोवलेंट यानी सह संयोजक बॉन्ड होगा।
तो ये इसकी CFT कमी होगी, क्योंकि इसने तो ये बताया 100% आयनिक है, यानी इसके अंदर सहज संयोजक लक्षण नहीं पाए जाते। लेकिन ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसकी व्याख्या करने पर यह पता चला कि ये जो बॉन्ड होता है वो 70% के आयनिक और 30% सहज संयोजक बंध है वो होगा। ये थी इसमें CFT की पहली लिमिटेशन। उसके बाद में सेकंड ये था कि CFT के आधार पे हम जो लिगेंड होते हैं वो कौन सा लिगेंड वीक होगा और कौन सा लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। यानी CFT के आधार पे लिगेंडों की जो स्ट्रेंथ होती है, वीक है या स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, इसकी व्याख्या किसके आधार पे की गई थी? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो CFT के अंदर नहीं आती है, अलग से है। तो CFT के अंदर लिगेंड की स्ट्रेंथ की व्याख्या नहीं कर सकते, कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन सा वीक लिगेंड है, इसकी व्याख्या है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके आधार पे की गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके अंदर ये होगी इसकी सेकंड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन है वो इसकी क्या हो जाएगी? थर्ड लिमिटेशन में आता है कि CFT के अंदर केवल डी कक्षकों की बात की गई कि डी कक्षकों में विपाटन होता है, फिर डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। लेकिन जो संकुल बनते हैं उन संकुलों में तो जो संकरण होता है उस संकरण में ऐसे लिखते हैं sp3 होगा या फिर dsp2 संकरण होगा या फिर sp3d2 संकरण होगा या फिर d2sp3 संकरण होगा। ये संकरण वाले बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये संकरण वाला बनाएगा स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय, और ये वाले बनाते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो CFT में केवल क्या बताया गया कि डी कक्षक विपाटित होते हैं, फिर इनमें दो ऊर्जा स्तर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ऊर्जा मुक्त होती है, ये बताया हुआ है। लेकिन संकुल यौगिक जो होते हैं उनके अंदर जो संकरण होगा संकुल बनने के लिए वो ये वाले होते हैं संकरण। इन संकुलों में या इन संकरण में डी कक्षकों के साथ साथ S कक्षक भी लिखा हुआ है और P कक्षक का भी योगदान होता है। लेकिन S और P कक्षकों का क्या योगदान है या इनकी व्याख्या है वो CFT के अंदर नहीं की गई, इसके अंदर केवल डी कक्षक हैं उनकी व्याख्या ही की गई है। ये थी इसकी थर्ड लिमिटेशन कि डी जो CFT है उसके अंदर केवल डी कक्षकों के योगदान की व्याख्या की गई है। इसके अंदर S और P कक्षकों का योगदान क्या है उसकी व्याख्या CFT के आधार पे नहीं की गई है। जो फोर्थ इसकी जो लिमिटेशन है उसमें ये हो जाएगा कि संकुल यौगिकों में जो उपसहज संयोजक बंध बनते हैं केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में, उनकी जो स्ट्रेंथ क्या होती है, सामर्थ्य क्या होती है, उसकी व्याख्या CFT के आधार पर नहीं की गई कि एक संकुल के अंदर जितने भी ये लिगेंड बनते हैं उपसहज संयोजक बंध, तो एक संकुल के अंदर जितने भी लिगेंड बनते हैं उन सभी की स्ट्रेंथ सेम होगी या फिर अलग अलग होगी, इसकी व्याख्या है वो CFT के आधार पे नहीं की गई है। तो ये चार इसकी क्या होंगी? लिमिटेशन होगी। एक तो ये बॉन्ड है ये 100% आयनिक है, जबकि ये होता क्या है 70% आयनिक 30% कोवलेंट, इसकी व्याख्या नहीं की गई थी। ठीक है, सेकंड जो था कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक फील्ड से, उसकी व्याख्या भी CFT आधार पर नहीं की गई थी। उसके बाद में थर्ड है कि लिगेंडों के अंदर या संकुलों के अंदर जो उपसहज संयोजक बंध होता है केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के बीच में, उसकी स्ट्रेंथ की व्याख्या भी इसके आधार पर नहीं की गई थी। उसके बाद में आता है इसके अंदर की जो H2O है उसकी तुलना में OH नेगेटिव है वो क्या है? वीक लिगेंड है। OH नेगेटिव वीक है और ये वाला स्ट्रॉन्ग है। तो इसके जो कारण है कि क्यों ये स्ट्रॉन्ग है और ये वाला वीक क्यों है, उसकी व्याख्या भी CFT के आधार पे नहीं की गई थी। ठीक है, ये थी इसकी CFT की लिमिटेशन। ये यूनिट यहीं पे खत्म हो गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हम कल की क्लास में करेंगे।